आजम खान पुत्र समेत फिर अंदर चले गए, 7 साल की सजा हो गई। अभी बाहर आए थे तो लग रहा था कि शायद 27 की राजनीति में कुछ 27 के चुनावी उसमें कुछ आजम खान की भी भूमिका रहेगी। जिस ढंग का एक राजनीति में वाइब्रेशन पैदा हुआ था, आजम खान साहब ने भी उस वाइब्रेशन को बढ़ाया। दे इंटरव्यू मेरे ख्याल 100-150 तो इंटरव्यू दे दिए उन्होंने जेल से आने के बाद। तो लग रहा था कि 27 में उनकी कोई भूमिका रहेगी। अब मामला फिर वैसे ही हो गया, जहां से चले थे वहीं आ गए। 27 को दिमाग में रख के क्या तस्वीर बनती दिख रही है सुनील भाई? धन्यवाद अमिता जी। अभी 27 तो दूर है, अभी हम लोग 2025 में बात कर रहे हैं। हो सकता है कि उसके बाद पहले उन्हें उच्च न्यायालयों से कोई राहत मिल जाए। खैर, मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि आजम खान को केवल मुस्लिम नेता के रूप में चिन्हित करना उनके साथ अन्याय है। मेरा भी मानना है कि मुसलमान वर्ग में जो उनका असर मुरादाबाद या रामपुर या बरेली के आसपास जो है, उतना असर उनका ललितपुर में भी है, मुसलमानों में, या बलिया और गाजीपुर में भी है, ऐसा नहीं है। एक समाजवादी पार्टी के एक नेता के रूप में उनकी पहचान है, और एक बड़े नेता के रूप में उनकी पहचान है, और उनकी अपील समाजवादी पार्टी के उन सभी समर्थकों में है जो समाजवादी पार्टी के साथ किसी भी तरह का समर्थन रखते हैं। वो ये निश्चित रूप से यह उनकी गिरफ्तारी से, दोबारा उनकी गिरफ्तारी से यह होगा कि राजनीतिक रूप से मैं समाजवादी पार्टी का कोई नुकसान नहीं पाता इसमें, सिवाय इसके कि एक बड़ा प्रचारक उनके अभियान से गायब रहेगा, जो एक प्रमुख प्रखर वक्ता है, पार्टी के बातों को लोगों के बीच में बड़े मजबूती के साथ रखता है, लोगों के सवालों का जवाब भी दे लेता है। यह नुकसान जरूर होगा, लेकिन उनके जेल जाने से समाजवादी पार्टी का समर्थक या समाजवादी पार्टी के साथ सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति उन्हें अपराधी मान लेगा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत सारे अपराध किए हैं इसलिए वो जेल चला जाएगा, और वो जेल चले गए इस नाते वो समाजवादी पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लेगा या उनके पक्ष में खड़ा नहीं होगा। मैं मानता हूं कि ऐसा होगा नहीं। वैसे भी कि मैं ये एक अखिलेश यादव, मेरा मानना है कि इस घटना को एक राजनीतिक वेंडेटा के घटनाक्रम में लोगों के बीच में प्रस्तुत करेंगे। लोग कितना इसको स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, नए मतदाता इसको स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, बड़ा सवाल। ठीक है जी। ये अब चुटकुला के स्तर की बात हो गई कि पॉलिटिकल वेंडेटा है। ये चुटकुला समझते हैं लोग इसको। सुनील जी, सच्ची जानो, क्या लालू यादव जब जेल गए थे ना, तो भी बहुत शोर मचा था कि बताइए पिछड़ों का नेता, ये पिछड़ों के नेता के खिलाफ साजिश हो रही, फलान हो रहा, ढिकान हो रहा। ऐसी स्थिति बनी जिस दिन से जेल गए उस दिन से डिटोनेशन शुरू हुआ और आज 25 सीट पर आ गए। उनने भी बड़ा नैरेटिव बनाया था, उनके सहयोगियों ने भी बहुत नैरेटिव बनाया था। समाजवादी पार्टी के एक नेता हमारे साथ बातचीत में कह रहे थे बिहार चुनाव के दौरान कि बिहार में लालू का जो राज था वो पिछड़े और दलितों के लिए स्वर्णकाल था। क्या हुआ स्वर्णकाल में? 25 सीट आई। 2 कम आते तो नेता विपक्ष भी नहीं बनते। और एक बात जो मैंने कहा कि 27 को हम लोग दिमाग में रखें आज बहस में, सुनील भाई ने 27 दूर है, मेरी दृष्टि से 27 दूर नहीं है। 25 में बात जरूर कर लेंगे, 25 जा रहा है। 25 पूरा निकल गया, पूछ बची जरा सी एक। 27 के आरंभ में चुनाव है, 27 के अंत में नहीं। और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के चुनाव में 1 वर्ष की अवधि कोई बहुत बड़ी अवधि नहीं होती। बहुत बड़ा राज्य है, 15-17 करोड़ तो वोटर ही है केवल सुनील भाई, इसलिए मैंने बात कही थी। नहीं, और ठीक है, दोबारा में अभी नहीं, दोबारा में अभी रुक जाओ, दोबारा में आएंगे। और दूसरी एक चीज और भी है जो मेरा अनुभव कहता है, वो ये कहता है राजनेताओं को भले ये गलतफहमी हो कि नहीं हम जेल में रहेंगे फिर भी हमारा औरा बना रहेगा, समर्थन बना रहेगा। आंख से ओट हुआ जो, नेत्र से ओझल हुआ, वो फिर ओझल ही हो गया। फिर अदालत, जेल और बेल में घूमते रहे, फिर बाकी वो जलवा नहीं बना जो पहले कभी रहा होगा। आलोक पांडे जी, वही प्रश्न, आजम साहब का फिर से जेल जाना
और जैसा उन्होंने एक पोस्चर लेने की कोशिश की थी कि मुझसे बड़ा डकैत कोई नहीं, मुझसे बड़ा माफिया कोई नहीं, और मैं तो बकरी चोर हूँ जी, मैं तो मुर्गी चोर हूँ और मछली चोर हूँ, क्या क्या बताते थे। एक उन्होंने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, लेकिन वो नैरेटिव सेट होता उससे पहले दोबारा जेल हो गई। कैसे देख रहे हैं इस परिदृश्य को? और क्या आजम खान, एक प्रश्न ये भी, आज भी प्रासंगिक हैं उतने ही जितने वो जब नवाबों के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत कर रहे थे, ये समाजवादी पार्टी की स्थापना में मुलायम सिंह के साथ खड़े थे, तब थे? आलोक पांडे जी। अंदाज सर, अगर आजम खान उतने ही प्रासंगिक होते तो अखिलेश यादव फिर जेल में मिल आते। चलिए जेल में नहीं मिले, जेल के बाहर ही गले मिल लेते, तो अखिलेश यादव कैसे बिहेव कर रहे हैं आजम खान के साथ, उससे पता चल जाता है कि आजम खान की क्या राजनीतिक भूमिका है। लेकिन मैं इस बात में सुनील सर की बात से ससम्मान इनकार करता हूं कि आजम खान मुसलमानों के नेता नहीं है, वो समाजवादी पार्टी के नेता है। मुलायम सिंह यादव ने उन्हें मुसलमान नेता के रूप में खड़ा किया था, मुस्लिम लीडरशिप खड़ी की थी कि एक पैरेलल बना रहे कि अगर कोई मुसलमान मुझसे संतुष्ट ना हो तो आजम खान से संतुष्ट बना रहे। तो एक चेहरा जरूर बनाया था आजम खान को एज ए मुस्लिम लीडर। नॉन मुस्लिम वोट कितना मिलता है, नॉन मुस्लिम लोग कितना उन्हें पसंद करते हैं, मेरी समझ में तो नहीं आता। वो एक मुसलमान नेता थे जो मुसलमानों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अब समस्या ये अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की कि अगर आजम खान के साथ बहुत मजबूती से वो नहीं खड़े होते तो एक दूसरा व्यक्ति है ओवैसी, वो जैसा बिहार में उन्होंने काम किया है, अब उनका अगला लक्ष्य उत्तर प्रदेश में है। और मुसलमानों के अंदर ये असंतुष्टि है अखिलेश यादव का आजम खान के साथ उस तरह से ना खड़ा होने पर कि भाई ये तो मुसलमानों के साथ खड़े ही नहीं होते। तो ओवैसी फिर जिस तरह बिहार में बहुत बेहतर उन्होंने प्रदर्शन किया है और यह अच्छा प्रदर्शन किया है, ओवैसी उत्तर प्रदेश में खतरा बन सकते हैं। अखिलेश यादव अब इकलौते जो है वो दावेदार नहीं है मुसलमानों के। ओवैसी जहां जहां पर भी 40-50% मुसलमान होंगे, उत्तर प्रदेश में 2027 में एक दावेदारी खड़ी करेंगे और अखिलेश यादव को वैसी चुनौती मिलेगी जैसे आरजेडी को बिहार में मिली है। ठीक बात। मैं फैजान किदवई साहब के पास चलूं, उससे पहले एक बात ओवैसी का जिक्र किया आलोक जी ने, उस पर एक टिप्पणी जरूर करूंगा। ओवैसी 20 में जब अपने विधायक वहां जिता लिए सीमांचल में, तो कुछ ज्ञानी जनों ने कहा कि ये ओवैसी की जीत नहीं है, ये कैंडिडेट्स की जीत है जो लोकल है, वो बड़े आदमी है। उन सारे कैंडिडेट को तेजस्वी अपने यहां ले आए तोड़ के, इनकी पार्टी फिर जीरो में चली गई ओवैसी की। ओवैसी ने सारे नए कैंडिडेट उतारे और 5 जिताए और 12 हराए लालू यादव को, 12 जगह हराया और 5 जीत के आए। इसका मतलब सिद्ध हो गया स्थानीय कैंडिडेट्स पर जीत नहीं हुई, जीत ओवैसी की अपील पर हुई, ओवैसी के चेहरे पर हुई। इसलिए ओवैसी बड़े नेता के तौर पर स्थापित हुए पहली बार हिंदी हार्टलैंड में मुसलमानों के बीच में। अब अगर मुझसे कोई ये कहे कि नहीं ओवैसी सर्व समाज के नेता है, तो मैं ऐसे यूटोपिया में भी नहीं रहूंगा ना। उनका कुल जमा खेल मुसलमानों के लिए ही है, बाय द पीपल फॉर द पीपल वाला मामला है ना सुनील जी, वैसे ही वो उसी वर्ग के लिए है, वो खुद भी वही काम कर रहे हैं। फैजान किदवई साहब, मुझे लग रहा है समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है आजम खान का जब मसला आता है, उनके साथ ज्यादा उग्र होकर आगे चले जाएं उनके समर्थन में, तो क्रिया की प्रतिक्रिया बहुत तीखी हो जाएगी। नहीं जाएं तो रामपुर की तमाम गलियों में, अलीगढ़ की तमाम गलियों में, बरेली की तमाम चौराहों पर चर्चा शुरू हो जाती है कि आजम खान साहब के साथ खड़ी नहीं हुई कांग्रेस समाजवादी। फैजान किदवई साहब। अमिताभ जी नमस्कार, आपको और सारे पैनलिस्ट को नमस्कार, आदाब। देखिए अमिताभ जी, आजम खान साहब के साथ वही हो रहा है जो भारतीय जनता पार्टी अपने सारे विपक्षी नेताओं के साथ करती है। आज अगर आजम खान साहब, जैसे वो खुद भी कह रहे थे, अगर बीजेपी की तरफ चले जाएं तो बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन है वो उसमें धुल के, जैसे हिमंत बिस्वा शर्मा धुल गए, अशोक चौहान धुल गए, प्रफुल्ल पटेल धुल गए, नारायण राणे धुल गए, अजीत पवार और 48 और अगर एनसीपी के नेता धुल गए, शुभेंदु अधिकारी धुल गए, मुकुल रॉय धुल गए, छगन भुजबल, शिवराज राव, राधा कृष्णा पाटिल, ये सारे लोग धुल के जैसे चले आए, वैसे इसी तरह की जो हटकंडे अपनाती है भारतीय जनता पार्टी। असलियत में उत्तर प्रदेश में यहाँ पे अब लोकतंत्र नहीं पुलिस तंत्र चल रहा है। जैसे आपने देखा मिल्कीपुर में इस तरह से जीते जा रहे हैं अब इलेक्शन। तो जब सरकार इतनी निकम्मी और करप्ट होगी
तो उस सरकार से लड़ने के लिए आपको अपना सीना मजबूत कर लेना होगा। समाजवादियों का बड़ा सीना मजबूत है साहब। आजम खान साहब ने अगर कोई गलती करी होती तो बात अलग होती, लेकिन उनको इन केसेस में फंसाया जा रहा है। आजम खान साहब को सिर्फ एक मुसलमान होने के नाते फंसाया जा रहा है, समाजवादी होने के नाते फंसाया जा रहा है। और खाली यही नहीं, जो भी विपक्ष के लोग हैं, अगर आप देख लें, सिलेक्टिव टारगेटिंग होती है। अमिताभ जी जरा मुझे ये बोल लेने दीजिएगा। आप अगर खाली हम ही नहीं कह रहे हैं, आप अगर भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों का बयान सुन लीजिए। एक इनके हैं मोतीलाल सिंह, वो कहते हैं इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार 40 साल में नहीं है, योगी सरकार के बारे में बोल रहे हैं। और संजीव बलियान जो हैं, वो मुजफ्फरनगर में एक डिस्टिलरी फैक्ट्री थी जो इन लोगों ने, जो बड़े उद्योगपतियों को दे देते हैं, वहां पे वो धरने पे गए बेचारे बैठ के कि किसानों का साथ देंगे, तो उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली, उनका मेरी जान को खतरा है। फिर नंद किशोर गुर्जर इनके ही कहते हैं कि योगी राज में 50,000 से ज्यादा गायें जो हैं उनका कत्लेआम हो रहा है, और ये सारा ऑपरेशन जो है चीफ सेक्रेटरी के इशारे पे हो रहा है। अगर चीफ सेक्रेटरी कुछ कर रहा है तो उसका मालिक के इशारे पे हो रहा होगा, इसका मतलब है। और फिर यूपी के मिनिस्टर्स कहते हैं यहाँ रेड टेपिज्म यानी लाल फीताशाही बहुत तेजों पे। तो सर यहाँ पे करप्शन के इंतहा हो चुकी है, यहां से पॉलिटिकल वेंडेटा चलता है। देश की सुरक्षा को आप अगर देख लीजिए, देश असुरक्षित है, बाहर से आतंकवादी घुसे चले आ रहे हैं, यहाँ से जो है विभाजन की बात चल रही है सर। आज आजम पर रहो, आज देश पे नहीं, देश पे आजम साहब पे बात कर रहा हूं सर। प्रदेश भी बर्बाद हो रहा है, देश भी बर्बाद हो रहा है। देश हित में उत्तर प्रदेश के लोगों ने, नेता थोड़ी ना आजम खान मैं एक बात कह रहा हूं सर, मैं बात बता रहा हूं सर। आप टेरिटरी में है वही की बात आजम खान साहब वहीं की बात कर रहा हूं सर। हालात बद से बदतर उत्तर प्रदेश के होते चले जा रहे हैं साहब। यहाँ से विभाजन की राजनीति चल रही है, डर की राजनीति चल रही है। समाजवादी डरने वाले नहीं, आजम साहब के पास हक है, जैसे आपने भी बोला, आगे की कोर्ट में जाएंगे। जी बिल्कुल नहीं डरेंगे समाजवादियों का। ठीक है, हमें फैजान भाई इंसाफ मिलेगा साहब। मैं आपके साथ इतने आगे जाके खड़ा हो गया। मैं आपकी दो सबसे महत्वपूर्ण बातें फिर दोहरा देता हूं ताकि वो और स्टेब्लिश है। समाजवादियों को सीना बहुत चौड़ा है और हम लोग डट के आजम साहब के साथ खड़े। ठीक, ये दोहरा दिया आपके फेवर की बात ताकि ये रिकॉर्ड में रहे। प्रशांत आ रहा हूं आपस भैया, लेकिन दो बातें मैं जरूर कहूंगा। पहली बात तो ये बात झूठ है कि पॉलिटिकल वेंडेटा कर रही है सरकार। अगर वेंडेटा सेपरेटा कुछ भी करती क्या, तो समाजवादी पार्टी का मतलब क्या है? सपा का 90% मतलब है यादव जो फर्स्ट फैमिली है वो मुलायम सिंह और मुलायम सिंह जी का परिवार। ठीक, 10 में बाकी सब। वहां वेंडेटा क्यों नहीं हुआ आज तक? 3 लोग हैं, अखिलेश जी हैं, शिवपाल चाचा हैं, रामगोपाल चाचा हैं। किसी की सुरक्षा में लगा दरोगा भी हटाया गया हो तो मुझे बता दो क्या? अखिलेश जी के खिलाफ जो, अरे नहीं, अब बीच में ये अंताक्षरी नहीं है मेरे साथ फैजान। नो, अंताक्षरी नहीं, दोबारा अवसर मिलेगा तब बोलोगे, अभी नहीं। ठीक, अखिलेश यादव की सिक्योरिटी, रामगोपाल जी की सिक्योरिटी, शिवपाल जी की सिक्योरिटी, उनके किसी मकान पर कोई नोटिस गया हो तो बताओ। चाहे इटावा का मकान हो सिविल लाइंस वाला, चाहे सफाई का हो और चाहे लखनऊ का हो, बताओ ना। कोई वेंडेटा सेंडेटा कुछ हुआ होता तो सबसे पहले इनके साथ होता कि फैजान के साथ करेंगे। अरे मैं मैसेज उनके साथ करने से जाएगा, एक भी नहीं हुआ, नॉट इवन अ सिंगल वन। इसलिए ये तर्क नहीं। और दूसरी बात जो कही फैजान भाई ने कि हम लोग चौड़े सीना के लोग हैं और हम आजम खान साहब के साथ ईंट से ईंट बजाने को तैयार हैं, तत्पर हैं। आजम खान के लोग पूछते हैं कि अगर ऐसी ही दुर्दशा प्रथम परिवार में किसी की हुई होती तो फैजान किदवई को सपा में रहना होता तो इनको डंडे खाने पड़ते, उतर के सड़क पर जेल जाना पड़ता, नहीं जाते तो निकाल दिए जाते। क्या रामपुर में 500 आदमी कभी इकट्ठा नहीं हुआ आजम खान के लिए सपा के बैनर के तले? सुनील शुक्ला जी, 500 आदमी नहीं इकट्ठा हुआ। बातें सब दुनिया कर रहे हैं, आजम खान हमारे नेता हैं, हमारा दिल है, हमारे दरख्त हैं, हमारे शेर हैं। वो शेर क्या करे, वो तो बकरी हो गए। 500 आदमी कभी साइकिल चुनाव चिन्ह लेके नहीं उतरा। 500 आदमी क्यों भैया, क्यों नहीं उतरे? कोई तो इशारा होगा, कहीं से तो इशारा होगा ना कि नहीं जाओ, जाओगे तो लिस्ट में आ जाओगे। आजम खान के करीबी लोगों को यह भी बहुत बड़ा दुख है और वो बार बार यही शब्द दोहराते हैं कि उनमें से कोई होता तो पूरे सपाई प्रदेश भर में सड़क पर उतर आते।
बोले हमारा आना जाना लगा है, कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए ये एक इमोशनल पक्ष भी है इस पूरी कहानी का, जिसको समझना पड़ेगा। प्रशांत कुमार जी, सपा कह रही है कि आप राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित कर रहे हैं और प्रतिशोध की राजनीति कर रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में 3 बड़े चेहरे हैं आपके विरुद्ध, अखिलेश यादव, मायावती जी, राहुल गांधी। तीनों में मुझे नहीं लगता किसी के साथ प्रतिशोध की कोई एफआईआर कहीं हुई है, कराई गई हो। मायावती जी भी आनंद में है, परमानंद में है। जलेबी खाओ, नेत्राम की कचौड़ी खाओ, आनंद लो। अखिलेश जी का जलवा जलाल है ही, राहुल जी का भी जलवे जलाल है, लेकिन आपके ऊपर आरोप है कि आप प्रतिशोध की राजनीति कर रहे हैं। जी अमिताभ जी नमस्कार। जी नमस्कार भाई। अभी हमारे सपा के सम्मानित साथी ने स्पष्ट रूप से कहा कि आजम खान और उनके परिवार को केवल मुसलमान होने की वजह से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि मुसलमान को इस देश में 2 बार पैदा होने का अधिकार होना चाहिए, तो अपनी 2-2 जन्म तिथि रखने का अधिकार होना चाहिए। मुसलमान को 2-2 पैन कार्ड और 2-2 जन्म प्रमाण पत्र रखने का अधिकार होना चाहिए, तब माना जाएगा कि मुसलमान प्रताड़ित नहीं है। इस देश का जो सरकार है, इस देश की जो व्यवस्था है, मुसलमान को MBBS MD बनाती है, 5 लाख 3 लाख की नौकरी रखती है, UPPSC से सिलेक्ट करती है, उसके बाद भी इनके अबू आजमी और इमरान मसूद कहते हैं मुसलमान प्रताड़ित इसलिए बम फोड़ रहा है। अब आजम खान और अब्दुल्ला आजम का केस क्या है? जो इनकी हाई स्कूल की मार्कशीट है, उनकी जन्म तिथि अंकित है 1 जनवरी 1993 और 2017 का विधानसभा चुनाव लड़े, तो चूंकि 24 साल के होते थे, 93 से 2017 के बीच चुनाव नहीं लड़ सकते थे, तो उन्होंने दूसरा एक फर्जी पैन कार्ड बनाया, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाया। तो इनकी जानकारी के लिए बता दो दर्शकों के लिए कि जो फर्जी प्रमाण पत्र भी बनवाया था चुनाव लड़ने के लिए कि हम 25 साल से ऊपर हो जाएं, उस मामले में भी 18 अक्टूबर 2023 को पति पत्नी और अब्दुल्ला आजम भी उसमें भी सजा पा चुके हैं, अभी फिलहाल उस पर जमानत पर हैं। उसी दरमियान इन्होंने पैन कार्ड भी बनाया और नामांकन के वक्त जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पासबुक इन्होंने जमा की, उस पासबुक में पैन कार्ड जो ओरिजिनल पैन कार्ड था 1 जनवरी 1993 की डेट ऑफ बर्थ वाला, उसको पेन से एडिट करके उसमें डेट ऑफ बर्थ डाल दी 30 सितंबर 1990, ताकि लगभग वो 26-27 साल के हो जाएं। इसलिए इस आधार पर 26 साल के हुए, चूंकि चुनाव लड़ने के लिए 25 साल की योग्यता चाहिए, चुनाव लड़े और उसी आधार पर इसी फर्जी ये जो है इनका जो जन्म प्रमाण पत्र है, उसी आधार पर उनकी विधायकी सदस्यता रद्द हुई थी, विधायक लड़ने से भी डिस्क्वालीफाई हुए। इसमें जो है इसी प्रमाण पत्र के मामले इनकी पति पत्नी और आजम की सजा हो चुकी। अब यही जो पैन कार्ड जो फर्जी उन्होंने एंट्री करके बनाई है, 420 का मामला था, उस मामले में सजा मिल गई है। तो अब अगर मुसलमान कोई अगर अपराध कर रहा है, तो मतलब वही बात हो गई कि भाई आप 2-2 जन्म प्रमाण पत्र रखिए, 2-2 पैन कार्ड रखिए, आप पासबुक में पेन से गलत एंट्री करके आप नामांकन कर दीजिए, और जब कार्रवाई हो जाए तो मुसलमान है इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है। बम ब्लास्ट में यही चीजें आ रही हैं, इमरान मसूद भी कह रहे हैं, और जो है अबू आजमी साहब तो कोई छोटे मोटे नेता है नहीं, सपा के चेहरा है, वहां पे 2 बार 3 बार 4 बार के संभवतः विधायक है, वो कह रहे प्रताड़ित किया जा रहा है। तो भाई जो MBBS MD कर रहा है उसको भी अगर प्रताड़ित है, तो फिर इसके आधार पर क्या ग्राउंड रखा जाएगा? तो अब इसमें और सारी चीजें स्पष्ट हो गई हैं। जो उनको कहना है, चाहे मुस्लिम प्रताड़ित कर लें या कुछ भी कह लें, अब जो न्यायालय का मामला है, जो होगा न्यायालय के सामने आएगा। इसमें फिर क्यों आप जाइए न्यायालय जाइए, उसमें आप प्रमाणित करिए। जी ठीक बात है। सुनील भाई, ये जो मुकदमा है जिसमें आजम खान, उनकी बेगम को और अब्दुल्ला को, तीनों को सजा हुई, इनको दोबारा हो गई, बेगम को भी पहले हुई थी, ये मुकदमा हुकूमत ने, उत्तर प्रदेश ने दर्ज नहीं कराया। ये मुकदमा एक व्यक्ति ने दर्ज कराया, इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, वो व्यक्ति मुकदमा लड़ रहा है। वो भाजपा का सदस्य है कि कांग्रेस का सदस्य, ये अलग विषय है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुकदमा तो दर्ज नहीं कराया, और आजम खान के खिलाफ जो मुकदमे हैं उसमें ऐसे कितने मुकदमे हैं जिनको राज्य सरकार ने मुकदमा दर्ज कराया हो, जिसमें वादी राज्य सरकार हो? सुनील जी। जी बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया वो सत्तारूढ़ दल के विधायक है। तो नहीं, वो तो चुनाव नहीं लड़ सकते थे मुकदमा लिखाने के बाद? नहीं, वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे। आजम के खिलाफ मुकदमा जो लिखाएगा वो चुनाव नहीं लड़ सकता भाजपा से, ऐसा है क्या? नहीं बिल्कुल लड़ सकता, क्यों नहीं लड़ेगा? मैं केवल भी एक तथ्य है, इसलिए ये टेक्निकल बात आपकी बिल्कुल सही है कि सरकार ने नहीं करा, लेकिन मुकदमा दर्ज कराने वाला सरकार के साथ नहीं था, ये नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता।
दूसरी चीज, जो मुकदमा हुआ है, अगर आपने कोई अपराध किया आपको सजा मिलेगी, लेकिन आप उत्पीड़न की कार्रवाई किसको कहते हैं? जब एक ही तरह के मामले दो लोगों के खिलाफ हो, तीन लोगों के खिलाफ हो, तो आप एक के खिलाफ कार्रवाई करिए, बाकी पे मौन हो जाइए। सवाल तब पैदा होता है। अगर आप उस तरह के आरोप लगने वाले सभी मामलों जी। को समान दृष्टि से देखते हैं, कभी उत्पीड़न की कार्रवाई का आरोप नहीं लगेगा। ये जो आरोप लगा है पैन सुनील जी, कार्ड मैं रखने आपकी का बात आजम को, खान पर, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं इसको दूसरे ढंग से कहता हूं। आजम खान के खिलाफ 400-500 लोगों ने मुकदमे लिखाए, कुछ क्वैश हो गए, कुछ जिनमें साक्ष्य पाए गए वो चले, ठीक। भाजपा के लोगों के खिलाफ हम आपकी बात बड़ी करते हैं कि सारे लोग भाजपाई थे जिन्होंने मुकदमा लिखाया, चलो आपकी बात बड़ी कर देते हैं। क्या सपाई लोग भाजपा के लोगों के खिलाफ 1000 मुकदमे क्यों नहीं लिखाए उत्तर प्रदेश में? अदालत क्यों नहीं गए? लिख ली जाएगी अदालत बता व्यवस्था नहीं पता। एक मिनट भाई, उनको आज अदालत लिख ली व्यवस्था नहीं जाएगी। पता। नहीं, वो आपका कहना सही है, लेकिन फिर? सवाल यह है कि गजब बात है। जिस सुविधाजनक तरीके से जी। भाजपा के लोगों की एफआईआर लिख ली जा रही है, क्या बाकी लोगों की भी एफआईआर लिख ठीक ली है जा सुनील रही जी, है? इसका उत्तर दे देता हूं। ये ठीक बड़ा है सवाल सुनील है। दूसरी जी, ठीक है। मैं अब आलोक पांडे के पास जाऊं, उससे पहले एक प्रश्न सुनील जी ने बड़ा महत्वपूर्ण उठाया, इसका अकाट्य उत्तर होना चाहिए, जैसा वैसा उत्तर, जैसे सूर्य पूरब से निकलता है पश्चिम में अस्त होता है, इतना बड़ा उत्तर होना चाहिए वंस फॉर ऑल, ताकि कम से कम हम 5 लोग किसी और बहस में बैठे तो भ्रम में ना पड़े। सुनील जी ने ठीक कहा, किस बाकी की इतनी सुविधा से नहीं लिखाया जाएगा मुकदमा। मुकदमा कैसे लिखाया जाता है इसका एक उदाहरण दे रहा हूं, एवरेस्ट हिमालयन उदाहरण सुनील जी, उसके बाद फिर कोई चर्चा का इस विषय पर नहीं रहेगी। कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी सुपर प्रधानमंत्री थी, राष्ट्रीय एक सलाहकार परिषद की चेयरमैन पर्सन थी, प्राइम मिनिस्टर उनको रिपोर्ट करते थे। सुब्रमण्यम स्वामी तुगलक रोड थाने गए, सुनिए ध्यान से, तुगलक रोड थाने गए एक एप्लीकेशन लेके, बोले भाई सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मोतीलाल बोरा, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना है। क्या पुलिस जो कहती है वो कह दिया, कह रहे नहीं होगा, जांच करेंगे, दिस करेंगे, दैट करेंगे। क्या वो और ऊपर चिट्ठी पत्री लेके गए कमिश्नर सब ने ऐसे डोल ड्रम कर दिया। सुनिएगा सुनील जी, वो सीधे गाड़ी स्टार्ट किए, कहां पहुंचे? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से आदेश लाए, मनमोहन सिंह की सरकार को सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल बोरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना पड़ा, उसमें चार्जेस फ्रेम हुए, सजा हुई, जमानत पर बाहर आए। किसी बात कर रहे हो आप? इनको रास्ता नहीं पता सुप्रीम कोर्ट का? नहीं, गजब बात है। कह रहा हूं नहीं, आप कह तो वही रहे हो, बाद में आप कह देते हो हम कहां कह रहे, यही तो आप कह रहे थे कि इनका तो होगा ही नहीं, ये गरीब लोग हैं। मैं ये नहीं आपने यही कहा, इनका नहीं होगा, ये गरीब है, बीजेपी करेगी। इसलिए जो ठीक है सुनील भाई, जो लोग सिर्फ टीवी पर बोल सकते हैं कि फला भी चोर, फला भी चोर, मैं उन सबको बार बार सलाह देते देते थक गया। अदालत जाइए मेरे भाई, हमको भी अच्छा लगेगा, अदालत जाइए। गायत्री प्रजापति को उत्तर प्रदेश सरकार ने थोड़ी जेल भेजा था, और उस मां बेटी ने मुकदमा किया था जिसके साथ बलात्कार किए थे। यह अलग बात है, मुलायम सिंह जी उनसे मिलने गए जेल में गायत्री से, वो अलग का विषय है, लेकिन वो गए, कोई देश की आजादी की लड़ाई में तो जेल गए नहीं थे गायत्री। आलोक पांडे, फिर मैं उसी बात पर आता हूं कि जो सब लोग कहते हैं कि हमारे पास सबूत है, बीजेपी के लोग भ्रष्ट हैं, फलाना है, वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग पाउडर है, जो भी है, मैं किसी की सफाई में नहीं, मैं तो कहता हूं सब लोग मुकदमा करो, मैं सब उसी दिन लड्डू बांटूंगा जिस दिन हर इस देश का हर राजनीतिक कार्यकर्ता मुकदमा करे अपने भ्रष्ट विरोधी के खिलाफ। क्या क्यों नहीं हो रहा? जब सबूत टीवी पे आपके पास हैं तो मुकदमा में क्यों नहीं दिखाते हो? क्योंकि वहां एफिडेविट देना पड़ेगा, दस्तखत करना पड़ेगा स्टाम्प पर। टीवी पर तो बच के चले जाएंगे, वहां तो जेल भी हो सकती है। आलोक पांडे, ये अमिताभ सर, आपके प्रोग्राम में मैंने 1-1.5 वर्ष पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं को जेल भेज रही, बहुत बढ़िया,
अच्छा, विपक्ष सत्ता में है तो भाजपा वालों को करप्शन में जेल भेज दे, 50-50, जनता खुश, 50% इनके इसमें जेल जाए, 50% उनके इसमें जेल जाए। अब अगर इनको धैर्य नहीं है, इनको भरोसा नहीं है कि हम सत्ता में नहीं आएंगे, तो एक दूसरा रास्ता भी है कि आप न्यायालय में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को ओपन करें। थोड़ा सा, अच्छा आरटीआई का जमाना है, जहां लगे कि भ्रष्टाचार है आप आरटीआई से सबूत ले लीजिए, आपको आरटीआई से सबूत मिल जाएगा। सबूत लेने के बाद थोड़ा दर्द, थोड़ा तेज उठाना पड़ेगा। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, टीवी, इससे आप अगर राजनीति करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे तो काम नहीं बनेगा। महंगाई के खिलाफ लड़ाई आप लड़ नहीं सकते। महंगाई इस समय तो फॉरएवर नीचे है, 0.27% महंगाई जा रही, तो महंगाई का मुद्दा तो अभी है नहीं। अब आपका भ्रष्टाचार का मुद्दा बचा। अब भ्रष्टाचार में जा सकते हैं, लेकिन सर मुझे ये लगता है कि जब वो भ्रष्टाचार में जाने का मन करते होंगे तो अपनी हवेली देख लेते होंगे कि अगर हमने एक कदम भी उठाया तो हमारी भी तो पूरी 4 खंड की खड़ी है हवेली, हमें इसका भी जवाब देना पड़ेगा। तो विपक्ष जो भ्रष्टाचार के मैटर में बात उठाता है, वो कदम इसीलिए क्या नहीं चला पाता कि उसकी जो हवेलियां हैं, उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो अभी दबी कुची है, जो चर्चा में नहीं है, जो इसमें बुलडोजर नहीं चला, कहीं ऐसा ना हो कि वो शोर में आ जाए, वो हाईलाइट में आ जाए। इसीलिए शायद भ्रष्टाचार खिलाफ वो अदालत जाने से डरते हैं। जी, उड़ीसा में अभी भाजपा वालों की सरकार आई, उससे पहले वर्षों वर्ष नवीन बाबू की सरकार रही। मुझे बताया जाए कितने बड़े भाजपा के नेताओं को जेल भेजा मुकदमा करा के भ्रष्टाचार में। अगर ये इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं तो 20 साल में कम से कम 20 तो जेल जाते। सुनील जी, आप भी गौर करना इस पर। कर्नाटक में सिद्धिरमैया की सरकार ने कितने भाजपाई जेल भेजे हैं, भ्रष्टाचार खिलाफ मुकदमा कितनों ने लिखाया है, कहां लिखाया है? सुक्खू ने कितने को लिखाया है? अशोक गहलोत जी ने कितनों को जेल भेजा था? कोई है कोई आंकड़ा? पंजाब में कितने भाजपाई जेल भेजे गए हैं? वहां भी कट्टर ईमानदार भगत सिंह के चेलों की सरकार है, वो कहते हैं भगत सिंह के चेले। क्या अमरिंदर सिंह को जेल भेज दिया? नहीं ना। सुनील जाखड़ जेल गए? नहीं ना। क्यों नहीं गए? आपके पास सबूत है तो जेल भेज देते। फैजान साहब, मसला वही है, जनता इस बात से बड़ा फेडअप हो गई कि आप टीवी पर तो बताते हो कि सारे चोर हैं, लेकिन जब आपसे कोई कान में कहे कि भैया मुकदमा कर दो तो आप कहते हो यार हम जल्दी में, हम नहीं साहब, ऐसा नहीं है। हम कोई जल्दी में नहीं है, आराम से भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करेंगे। अभी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि भाई पढ़ लिख के बम फोड़ते हैं, तो जरा इनको भी देख लीजिए, ये भी पढ़े लिखे। इनका नाम है प्रदीप कुरुलकर, ये सीनियर डीआरडीओ थे, ये आरएसएस के आदमी थे, ये मुखबरी करते हुए पकड़े गए हैं आईएसआई के लिए हिंदुस्तान के खिलाफ। तो ये भी पढ़े लिखे, टैक्स पेयर का पैसा खा के हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहा था। और ध्रुव बीच में नहीं बोला था आपके, आप भी नहीं बोलेंगे। अमिताभ जी, आप इनको रोकेंगे क्योंकि मैं नहीं बोला। प्रशांत, अभी रुको, इनकी बात आ जाए फिर। हाँ बोलो भैया। हाँ, फिर अभी आपको एक्सपोज करने जा रहा हूं। फिर आपका ध्रुव सक्सेना था, आपका भोपाल आईटी सेल का मेंबर, वो भी स्पाइंग करता था आईएसआई के लिए। शर्म आनी चाहिए आपको। तो सर, आप बोल रहे थे वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं है यहाँ पे, सिवाय वेंडेटा पॉलिटिक्स के भारतीय जनता पार्टी ने कुछ और किया नहीं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनको बोला था, उत्तर प्रदेश की पुलिस को, कि अपनी हरकतें ठीक कर लो, वरना तुम्हारे डीसीपी को ऐसा सबक सिखाएंगे कि हमेशा याद रखेगा। गाजियाबाद की कोर्ट ने 17 लोगों को, पुलिस अफसरों को कन्विक्ट किया है क्योंकि ये वसूली करते थे। तो यहाँ धांधली चल रही सर, जब से योगी जी आए हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है गुंडा बन गई है, चोर बन गई है, वसूली किया करती, ये हालात हो गए। और उसके अलावा सर, ये बीजेपी आईटी सेल के 3 लोगों ने बीएचयू की लड़की का गैंगरेप किया था, उसको बचा रही थी भारतीय जनता पार्टी, केस नहीं लिख रही थी। जब बात हालात हद से ज्यादा बढ़ गए, जब लोगों ने एजिटेशन किया, तब जाके उनको पकड़ा गया, वो बाहर आ गए सर, उन पे केस निकल गया है। अभी तो पता है ना, अखलाक उसके परिवार के ऊपर जिन लोगों ने उनका हत्या की थी अखलाक की, उन लोगों को छुड़ाने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि भैया कोई धारदार चीज नहीं मिली है, सिर्फ डंडे मिले और गुम्मे मिले हैं। ये तो हालात है साहब। इस तरह की जो जिस प्रदेश में जिस हालात हो जाएंगे, तो वहां पे इंसान की जिंदगी का क्या मोल रह जाएगा। यहाँ जो है सिर्फ विभाजन की राजनीति करने वाली है भारतीय जनता पार्टी, इसने उत्तर प्रदेश के हालात बद से बदतर कर दिए साहब। बिल्कुल। अमिताभ जी, फिर बोलिए, पहले मेरा प्रश्न ले लीजिए, फिर बोलिएगा। प्रश्न ले लीजिए। आपके वक्तव्य को अपनी स्मृति के आधार पर उद्धृत कर रहा हूं फिर से। उत्तर प्रदेश की पुलिस गुंडा है और लुटेरी है, इस बात को एफिडेविट पर लिखिए। रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट में जाके सबमिट करिए, हलफनामा दीजिए क्या, और मुकदमा कर दीजिए।
जी सर, ये साहस आप कल सुबह जुटाइए, मैं कल शाम को आपको सर, फिर ये सम्मानित करूंगा इसी मंच पर। सर लेकिन आप- केवल भाषण नहीं। पूरे आपसे पूरे सम्मान के साथ सर, जी। पूरे सम्मान के साथ आपसे कह जी। रहा हूं सर, ये काम ऑनरेबल हमारी जो सुप्रीम कोर्ट ने उसने उत्तर प्रदेश की पुलिस की बखिया उधेड़ दी है। जब आप जाकर के बखिया रिपोर्ट्स नहीं, देख मुकदमा लीजिए, कराओ। बखिया नहीं, सर, हमें बखिया और हाँ। क्रोशिया नहीं चाहिए, मुकदमा कराओ सर, ना। सर पुलिस हमारे प्रदेश की बड़ी अच्छी थी, लेकिन जब मुखिया जो बैठा होगा उसके डायरेक्शन पे जब काम होगा, हम मुखिया बदल देंगे सर। पुलिस हमारी आप अच्छी है, मुकदमा हम लिखाओ ना, बदल मुखिया देंगे खिलाफ उत्तर प्रदेश लिखाओ। का। आप में सर, साहस है? मुखिया बदल देंगे उत्तर प्रदेश का। आपके सर, हम पास उत्तर साहस है तो समाजवादी मुखिया लोग खिलाफ मुकदमा लिखाइए। 27 में बिल्कुल सर, मुकदमे लिखाने की जरूरत नहीं, हम जनता के पास जा रहे हैं, जनता का वर्डिक्ट आएगा। उत्तर प्रदेश में 27 को समाजवादी का परचम लहराएगा और जनता के लिए हमारा अखिलेश यादव फिर से मुस्तैदी से काम करेगा। ये होगा उत्तर प्रदेश का भविष्य, सुनहरा भविष्य। जैसे कन्या विद्याधन दिया था, लैपटॉप दिया था, हम लोगों को जोड़ रहे थे। जो हमारा पीडीए का विजन है सर, ठीक है फैजान साहब, प्रोग्रेस, ठीक है फैजान डेवलप एंड साहब, असेंड मैं सर। प्रशांत हम वहाँ विजन डॉक्यूमेंट कुमार लेके के पास चल रहे हैं, चलूंगा। हिंदुस्तान को तोड़ने का डॉक्यूमेंट। हर आदमी को सोचने का है। अखिलेश जी ने बिहार में नारा दिया अभी 10 दिन पहले, सुनील जी को भी याद होगा कि पहले बिहार बदलेगा फिर उत्तर प्रदेश बदलेगा। क्या बिहार में तो कुछ नहीं हुआ। 22 जगह अखिलेश जी गए, 22 जगह कि तेजस्वी को जिताओ, इसके उम्मीदवार जिताओ। 20 जगह हार गई पार्टी उनकी, 2 सीट निकली कुल 22 में 2। मैंने तब भी कहा था, उस दिन बहस की थी, मैंने कहा था उत्तर प्रदेश को बिहार से काहे जोड़ रहे हो कि बिहार बदलेगा तो यूपी बदलेगा। मान लो बिहार में नहीं कुछ हुआ, तब आपकी बात पर कौन भरोसा करेगा कि 27 में हम परचम लहराएंगे। वहां आप बिहार में हारे नहीं हो, आप ध्वस्तीभूत हो गए हो, ध्वस्तीभूत। सुनील जी गलत तो नहीं कहा, यह पराजय नहीं है, इसको ध्वस्तीभूत होना बोलते हैं। पराजय 20 में हुई थी, 2020 के चुनाव में पराजय हुई थी। आलोक जी, आप आंकड़ों का खेल समझते हो। पराजय 2020 में हुई थी, इसको ध्वस्तीभूत बोलते हैं। और अखिलेश जी ने बिहार से जोड़ दिया था यूपी, दोनों की टांग में बांध दी, एक टांग इसकी, एक टांग यूपी की, बिहार की। कहा बिहार से ही मैसेज जाएगा, यहां भी यंग मुख्यमंत्री आएगा, वहां भी यंग मुख्यमंत्री आएगा। अब बिहार में ऐसा परिणाम आ गया। अब या तो पहले वो जो आपने गांठ जोड़ी थी बिहार से, पहले उसको खोलो और कहो कि बिहार के परिणाम से कोई मतलब नहीं, हमारा नया खेल है, इतना तो बोलो। नहीं, पुरानी नारा चलता रहेगा कि बिहार बदलेगा फिर उत्तर प्रदेश बदलेगा। और अखिलेश जी पूछते थे, बोलो बदलोगे कि नहीं, यहां बदल दो, हम यूपी में बदल देंगे। वहां तो बदलाव हुआ नहीं। तब ये प्रश्न है, जनता के मन में है, इसलिए मैंने कहा। प्रशांत उमराव वो कह रहे हैं कि भाजपा वालों के खिलाफ हम रिपोर्ट लिखाएं भी तो कैसे लिखाएं, पुलिस लिखेगी नहीं। देखिए, जो आजम खां पे जो निर्णय आया एमपी एमएलए कोर्ट ने आया है, के द्वारा आया है, और इसके पहले भी जब आजम खां को सजा हुई जेल में थे तो उस पर भी कई डिबेट्स हुई हैं। उस पर भी मैंने कहा है कि मैं एडवोकेट लीगली में बात करता हूं कि भाई ये न्यायालय का प्रश्न है। न्यायालय को अगर लगेगा कि अगर किसी मामले में दोषी नहीं है, तो अभी आजम खां को कई मामले में दोषमुक्त किया गया, कई मामलों में वो बरी भी किए गए हैं, तो इसी न्यायालय ने किया है। आज भी जो सजा दी गई है न्यायालय ने दी है, तो जब तब न्यायालय ठीक थी तो आज न्यायालय गलत होगी। मतलब अगर न्यायालय इनको बरी करती है या सजा बेल देती है तो न्यायालय सब चीज अच्छी, न्यायालय की जय हो। आज अगर कोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा दे दी तो मतलब सरकार ने सजा दे दी, तो इस चीज को आप मिक्स मत करिए। ये तो आप डिसाइड कर लीजिए कि सारी न्यायालय, तो ये कह दीजिए कि सारी न्यायालय भाजपा द्वारा तय होती, ये डिसाइड कर लीजिए कि भाजपा द्वारा तय नहीं होती है। तो अगर पहले का निर्णय सही था आजम खां को बरी करने का या जमानत देने का, तो भी आज का भी सही होगा, या आज का गलत है तो पहले वाला भी गलत होगा। और इन्हीं न्यायालयों ने, हमारे विक्रम सैनी एक विधायक थे खतौली से, उनको सजा हुई, सिटिंग एमएलए थे 2 टाइम के, उनको भी एक मामले में, मुजफ्फरनगर के मामले में सजा हुई। एक बजरंग बहादुर सिंह होते थे कई साल पहले, उनको सजा हुई, सिटिंग हमारे भाजपा के एमएलए थे। अभी कुछ महीने पहले हमारे राजस्थान के भाजपा के एमएलए, उनको एमपी एमएलए द्वारा कोर्ट द्वारा सजा हुई। राजस्थान में हमारी भाजपा की सरकार है, तो अगर न्यायालय अगर सरकारों के अनुसार होती तो भाई भाजपा के किसी सदस्य को तो कभी सजा होती नहीं, लेकिन होती है सजाएं। आप जिन भी प्रकरण का करें तो न्यायालय सजा देती, न्यायालय उनको बरी करती, न्यायालय कन्विक्ट करती। इस मामले भी मैं फिर आज कह रहा हूं कि अगर न्यायालय को लगेगा, कभी हमारे पत्रकार महोदय कह रहे थे कि एक मामले में 2 लोगों को क्यों सजा हो रही, तो भाई न्यायालय ने उनकी संलिप्तता पाई होगी ना। अब उनको 30 दिन को हाई कोर्ट में अपील करने का मौका मिला है,
उनको न्यायालय को अगर लगे कि आजम खान उसमें संलिप्त नहीं थे तो उनको बरी हो जाएंगे, मिल जाएगी, तो कम से कम न्यायालय को तो निर्णय का आप सम्मान करिए ना। हर चीज में सरकार को ब्लेम करना, सरकार को ब्लेम करना, तो हम लोग यहाँ पे सब पढ़े लिखे बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, और मैं ब्लेम गेम की राजनीति नहीं करता हूँ। हम कभी नहीं करते कि विक्टिम कार्ड खेलने के यार भाई हमारे आदमी क्यों फंसा दिए गए। मैं आपके ही अबू आजमी, आपसे बड़े नेता हैं, मैं जानता हूँ, उनका बयान कह रहा हूँ कि मुसलमान प्रताड़ित है इसलिए वहां पे ये कर रहा है। भाई एमबीबीएस एमडी करने वाला 3 लाख 5 लाख रुपए कमाने वाला भी मुसलमान अगर प्रताड़ित है तो इस देश में फिर कौन सुखी है। इमरान मसूद कह रहे हैं उनके साथ गलत हो रहा है। भाई जो आदमी इस सरकार में एमबीबीएस एमडी कर रहा है, सरकार के पैसे कर रहा है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से कर रहा है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, गणेश शंकर विद्यार्थी में, यहाँ पर भाजपा द्वारा शासित सरकार की यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, सैलरी मिल रही, सारी सुविधाएं मिल रही है, वो भी कह रहा है। तो हम अरे जिसका दिखा रहे हम नहीं खोल रहे हैं, हम कह रहे हैं फांसी चढ़ाओ। हम थोड़ा कह रहे हैं हिंदू होने के लिए फंसाया गया जो अपराधी है भैया। हम थोड़ा कह आप नहीं बोला कि वही चीज स्टार्टिंग ओपनिंग स्टेट में आपने बोला कि आजम खान को मुसलमान होने के लिए फंसाएगा, उस बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। जो अपराधी अपराधी है, हिंदू मुसलमान क्यों खोल रहे हो? यहाँ पे सांप्रदायिक राजनीति कौन कर रहा है? अगर कोई हिंदू भी अपराधी है, कभी किसी हिंदू ने किसी हिंदू अपराधी के लिए नहीं खड़ा हुआ। आज कहीं किसी भी अपराध में अगर हिंदू को भी फांसी की सजा हुई है, कोई वहां पे सड़क पर नहीं आया उनके सपोर्ट में। आप लोग खेल रहे हैं ना, आपके आजम खान और इमरान मसूद कह रहे हैं उनको विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। आप जिसका फोटो दिखा उसको दो ना फांसी। किसी हिंदू का स्टेटमेंट, किसी भाजपा नेता का स्टेटमेंट दिखा दीजिए, मैं छोड़ दूंगा बोलना। के साथ दुष्कर्म हुआ था तो बीजेपी के लोगों ने फ्लैग मार्च निकाला फैजान भाई अभी रुकना होगा, अब नहीं निकाला। ठीक, कांग्रेस प्रशांत आगे बात आगे, मैं छोटा सा सवाल लूंगा। ठीक, दोनों मित्रों को रोकना होगा अभी। सुनील जी, कांग्रेस नेता आजम खान की जब जमानत हुई 55 दिन पहले तो कहा गया है सत्यमेव जयते, न्याय की जीत है, सत्य की जीत है। क्या अदालत ने जमानत दी, वो सत्य की जीत थी। अदालत ने सजा सुनाई, बोले ये गलत है। ऐसा तो नहीं चलेगा, कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप। अदालतें गुलगुले नहीं हो सकती ना। नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। सवाल है कि एक अदालती निर्णय है, उस अदालती निर्णय का आपको स्वागत करना पड़ेगा। लेकिन जो बात कही जा रही है, प्रशांत जी ने कहा कि सरकार के रवैये की, आजम खान के खिलाफ सरकार न्यायालय का आदेश हुआ, शाम होते होते उनकी संस्था खत्म चली हो गई। सैनी साहब जिनका नाम लिया इन्होंने, उनकी संस्था खत्म करने के लिए आरएलडी के नेता जयंत चौधरी को चिट्ठी लिखनी पड़ी। ये डबल स्टैंडर्ड है। न्यायालय के आदेश पे कोई, न्यायालय का आदेश न्यायिक आदेश है, उसकी कोई भी रिलीफ, किसी भी तरह का आपको राहत न्यायालय दे सकता है। उस पर टिप्पणी करने का अधिकार हमको नहीं है। और न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही जो चीजें होनी वो तय होगी। उनके खिलाफ मुकदमा है, उसके न्यायिक प्रक्रिया के तहत। आलोक पांडे जी, जो भी जमानत मिले तो सत्यमेव जयते, और दोबारा सजा हो जाए तो बोले असत्यमेव जयते। ये ऐसे कैसे चलेगा? एक पाला तो चुन लो। अमिताभ सर, ये जनता को लुभाने के लिए होता है कि बस ठीक है, अब हमारा जो वोटर है कम से कम उसको लगे, और उसका असर होता है। जब इस तरह के जो कुतर्क होते हैं, लगता है कि कौन से कुतर्क है, इनका क्या प्रभाव होगा। लेकिन जब उनके कोर वोटर से बात को तो लगता नहीं, आजम खान को गलत किया गया, जज बिका हुआ है। ये बिल्कुल जनता तक, अपने लोगों के, अपने वोटर तक इतना बेहतरीन संदेश भेजते हैं। यहाँ बौद्धिक बहसों में लगता है ये तो मूर्खता की बात। ठीक है, ठीक है आलोक भाई। फैजान साहब, रामगोपाल यादव ने कहा कि जज फैसला खुद नहीं दे पा रहे हैं, अपने मन से नहीं दे रहे हैं, जजों पर इतना दबाव है भाजपा का। बोले प्राइवेटली पूछो तो सब जज बताते हैं। क्या समाजवादी पार्टी के ये ऑफिशियल स्टैंड है कि भारत के जुडिशरी के फैसले भाजपा लिख रही है? क्या सपा का ये ऑफिशियल स्टैंड है? अमिताभ जी देखिए, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। आपको भी याद होगा कुछ वक्त पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे लॉयर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था और इस सरकार के बारे में भाजपा पे सीधा सीधा इल्जाम लगाया था कि भाजपा का हद से ज्यादा इंटरफेरेंस हो रहा है। हर चीज में भाजपा की जो है दखल अंदाजी होती है। ऑनरेबल अपना सुप्रीम कोर्ट ने और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी योगी आदित्यनाथ सरकार को ये वार्निंग दी थी कि तुम क्रिमिनल केसेस को सिविल केसेस में क्रिमिनल केसेस के हिसाब से उसको ट्रीट करके अपने विरोधियों को सजा दिलाने के चक्कर में हो, जिसमें जो बात गलत है इस चीज को सीधे सुधारा जाए। तो बार बार कोर्ट्स का जो आप देखते हैं वर्डिक्ट होता है, उसमें बीजेपी की पोल खुलती चली जा रही है। क्यों हमारे बहुत सारे वकीलों ने मिलकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी? मैंने सिर्फ वो प्रश्न पूछा जो रामगोपाल जी ने, रुकना होगा, अभी रुकना होगा। मैंने सिर्फ प्रश्न पूछा, उस पर हाँ ना कर दीजिए, मैं आगे जाऊं, समय कम है। जो रामगोपाल जी ने कहा कि जजों पर दबाव है भाजपा का, फैसले भाजपा करा रही है,
क्या सपा की ये ऑफिशियल लाइन है? अगर है तो आजम खान को 55 दिन पहले जमानत भाजपा की कृपा से मिली होगी, फिर तो ये मानो सर मैंने ये कि आजम जब छूट के आए थे तो भाजपा की कृपा से आए होंगे। स्टेटमेंट सुना नहीं तो मैं इस पे कुछ अभी अच्छा फिलहाल कोई सुन टिप्पणी नहीं लीजिएगा, देना चाहूंगा। सुन लीजिएगा, मिल जाएगा। हमने तो चलाई है, वैसे भी मिल जाएगा, कोई नहीं। प्रशांत उमराव जी, मसला वही है। और मुझे एक बात मैं कहूं, जो फैजान भाई ने कुछ बताया कि कोर्ट ने ये कहा कि पुलिस ऐसा कर रही, कोर्ट ने कहा लॉलेसनेस हो रही है, सरकार को सख्त टिप्पणी। कोई सरकार रही हो, सुनील जी पुराने पत्रकार हैं, जानते हैं, हर सरकार के कार्यकाल में ऐसी 100 टिप्पणियां हैं, 100 क्या 100 मुलायम सिंह के समय की बताऊं, मायावती के समय की बताऊं। एक अद्भुत टिप्पणी आई थी जो भूतो न भविष्यति भारत में कहीं नहीं हुई। 2 अधिकारी थे आईएएस, सुनील जी दुलरुआ थे, जवाहरलाल जी से लेके आज तक के इतिहास में, प्रशांत आप भी देखना इंटरनेट पर, कभी ऐसा नहीं हुआ। सरकार हठधर्मिता पर आमादा थी उन अधिकारियों के साथ। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, सुनील जी ऐसा ऑर्डर कभी नहीं लिखा गया कि इनको यहां से हटा के 500 किलोमीटर दूर भेजो और इन विभाग में कतई नहीं रह सकते। ये क्या याद आ गया? मैं नाम लूं अधिकारियों के? क्या लालच था उनके साथ? इतना गहरा फेविकोल का जोड़ क्यों था सरकार का कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ना नोएडा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, इन्हें बलिया, गाजीपुर, पटरौना भेजो। सुनील जी हामी तो भरो कम से कम हाथ हुआ था ऐसा क्या? तो कोई तो वजह रही होगी, जोड़ तो फेविकोल का था। इसलिए मैं कहता हूं 2 बातों में से एक बात चुन लो, या तो भाजपा फैसले करा रही तो भाजपा के खिलाफ टिप्पणी कैसे आ रही उसकी सरकार के खिलाफ, या अपने कर्मों से फैसले आ रहे हैं, आप जैसा कर्म किया वैसा फैसला आ रहा। प्रशांत जी, देखिए, कोर्ट इस तरह कई सारे मामलों में कमेंट करती रहती है, और आपको ये भी याद रखना होगा कि आजम खां को किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिली। आजम खां को जितने मामलों में बेल मिली है या रिलीफ मिली, इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली है। और जिस सुप्रीम कोर्ट की आप प्रशंसा कर रहे हैं, अच्छी बात करना चाहिए, कल उसी सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना राज्य के कांग्रेस के विधानसभा स्पीकर को सीधा कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया है एक मामले में कि आप डिसाइड कर लीजिए अगला 1 जनवरी आप जेल में मनाना चाहते हैं या घर में मनाना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या पूरी कांग्रेस पर टिप्पणी हो गई क्या? और देखिए, पुलिसकर्मी पे अगर कोई टिप्पणी हो, तो मैं कई बार आपके चैनल बोला, मैं पुलिसकर्मियों अधिकारियों का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति उत्तरदायी हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के और उसकी नीतियों के प्रति उत्तरदायी हूँ। अगर कोई पुलिसकर्मी गलत करता है, उत्तर प्रदेश कई सारे पुलिसकर्मी जेल गए हैं, कल भी एक पुलिसकर्मी ने अपराध की, हत्या किया, वो जेल गया है, तो भाई वो भोगेंगे। उनके लिए हमने कोई जिम्मेदारी तो ले नहीं रखी। पुलिसकर्मी कोई गलत करता है, अभी कुछ दिनों पहले एक मामले में सारे प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरी को चीफ जस्टिस ने सम्मान कर लिया, जस्टिस सूर्यकांत ने, दूसरे नंबर के जो है चीफ जस्टिस। तो भाई उनकी जिम्मेदारी को गलत नहीं करेंगे, हमारी सरकार की कई बार अवहेलना करते हैं, हमारी सरकार उनको सस्पेंड करती है ना, हर सरकारों की अगर नहीं अवहेलना करती है सस्पेंड करते हैं। कोई भी पुलिसकर्मी, कोई भी अधिकारी किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होता। भाजपा का तो फिलहाल नहीं होता है, मैं इतनी गारंटी देता हूँ। वो अगर कोई गलत काम करते हैं, कोर्ट में उनपे अगेंस्ट कोई अवमानना कार्रवाई होती है, उसके लिए वो उत्तरदायी है। मेरी पार्टी जिम्मेदार नहीं है, मेरी पार्टी के अगर कोई काम होता है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं बस केवल। मैं तो एक बात जानता हूं कि जब इस देश के सारे विपक्षी दल, 16 विपक्षी दल, सुनील भाई, लिखत पढ़त में, टीवी पे नहीं, हलफनामा में दस्तखत किया, जिसमें अपना नाम, बल्दियत सब लिखी जाती है हलफनामा में, 16 बड़े नेताओं ने दस्तखत किए, उसमें सपा के भी दस्तखत थे, और सुप्रीम कोर्ट गए। मालूम उस अर्जी में क्या लिखा था आलोक पांडे? उसमें लिखा था कि हुजूर, भैया आप भी सुन लो कि भाई साहब, बड़ा रोचक था मामला, प्रशांत तो वहां वकील ही है। उसमें लिखा, ऐसी एप्लीकेशन भी कभी सुप्रीम कोर्ट बनने से लेके आज तक नहीं आई थी, इससे पहले जब से बना सुप्रीम कोर्ट, अंग्रेजों के टाइम से लेके आज तक। उसमें मालूम सुनील जी क्या लिखा था? जब मुझे जानकारी मिली तो मैं बहुत देर हंसता रहा कि ये देश को क्या हो गया। ये वो लोग हैं जो सत्ता चला के आए हैं वर्षों वर्ष। बोले हुजूर माई बाप, ये भाषा मेरी है, तथ्य वही है, हुजूर माई बाप, इनकम टैक्स, ईडी, फेरा, फेमा, सीबीआई, जितनी एजेंसियां हैं, इनको आप एक ब्लैंकेट ऑर्डर दे दो क्या कि जो भी आदमी खादी पहने है और गैर भाजपा दल में है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्या
ये मुकदमा हुआ है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। इससे सिरफिरी बात कोई हो सकती है क्या? कक्षा 5 का बच्चा भी कहेगा पगला गए हो क्या यार, भांग खा लियो। गए, उनके मुकदमा किसने लड़ा जाके? अभिषेक मनु सिंह भी खड़े हुए, बड़े वकील हैं देश के, महंगे वकील हैं, खड़े हुए। कपिल सिब्बल, कोर्ट ने कहा कि भाई साहब हम हंसें कि रोएं इस एप्लीकेशन पर, और उन्होंने कहा कि सिंघवी साहब, सिब्बल साहब, आप लोग तो वकालत का खेल जानते हो, आपने एप्लीकेशन के लिए मना नहीं किया और आप वकील बन के खड़े हो गए। उन्होंने कहा किस संविधान की धारा के तहत, अब ये वो लोग जवाब दे जो संविधान की छोटी किताबिया जेब में रखते, बोले संविधान की किस धारा के तहत ये आदेश दे दें कि जो विपक्ष का नेता है उसके खिलाफ कोई जांच नहीं होगी, वो जेल नहीं जाएगा। कैसे कह दें? खारिज की, कूड़े में फेंकी पिटीशन, और कहा जिसको लगता हो कि वो गलत फंसाया गया है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट खुला है, लेकिन ब्लैंक चेक नहीं देंगे कि आज से कोई कांग्रेसी गिरफ्तार नहीं होगा, कोई बसपाई गिरफ्तार नहीं होगा, कोई सपाई गिरफ्तार। ऐसा कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट से मांगने आप यही गए थे। गजब बात है, जो हो नहीं सकता वो क्यों मांगते हो? एक प्रसंग आता है वैदिक काल की कहानियों में, कथाओं में, सुन लीजिए कि नारायण को नरसिंह अवतार क्यों लेना पड़ा? क्योंकि उसने ऐसे ही वरदान ले लिए थे। हिरण्यकश्यप ने, न जल में मरूं, न थल में मरूं, न नभ में मरूं, न रात्रि में मरूं, न प्रातः सुबह मरूं, न गोधूली वेला में मरूं, न नर मारे, न यक्ष मारे, न किन्नर मारे, न देव मारे, कोई अस्त्र से, शस्त्र से, वायु से, अग्नि से नहीं मरूं। क्या उस मूर्ख को यह नहीं पता था कि ऐसा हो नहीं सकता, आए हो तो जाना है? क्या वैसी वैसी एप्लीकेशन नहीं थी ये, कुछ कुछ उसी रंग की? तो बाकी मतलब सब जेल जाने के लिए खुले वो लोग रहे जो बीजेपी में है या बीजेपी और कांग्रेस दोनों में नहीं है, सामान्य लोग हैं, वो जेल जाते रहे। लेकिन जो लेनिन का कुर्ता पहने हैं नींबू काट कलप लगा के, वो जेल नहीं जाएगा। क्यों? बोले हमने एप्लीकेशन लगाई सुप्रीम कोर्ट में। यार क्या करते हो? कौन सी दवा खाते हो? कौन सी दवा खाते हो? कौन सा चवनप्राश खाते हो जिससे बुद्धि का इतना परिष्कार हो गया? और ये ना कहिएगा कि छोटे वक्ता प्रवक्ताओं ने दस्तखत कर दिए। सुनील जी, पार्टियों, हेड ऑफ द पार्टीज के दस्तखत थे उस पर। क्या मैं नाम लेके रुसवा नहीं करूंगा, लेकिन मैंने पिटीशन देखी थी, भारत के इतिहास में दर्ज हो गई वो पिटीशन कि इस देश के राजनीतिक जीवन के, सार्वजनिक जीवन के कुछ लोग जो अपने अपने समय में राज्यों में और केंद्र में सरकारों में रहे, वो इस बात के लिए कवच मांगने गए सुप्रीम कोर्ट से कि हम काला करें, सफेद करें, हमारी गिरफ्तारी नहीं हो। फिर ये कवच ननकू को क्यों नहीं मिले? फिर ये कवच ननकू को क्यों नहीं मिले? नेता आकाश से प्रकटे हैं क्या? और एक आखिरी बात कहूंगा, एक फोटो दिखाई फैजान भाई ने, उन्होंने एक दिखाई, मैं कहता हूं ऐसी फोटो जिस जिसके पास हो सब लोग दिखाओ। जो देश के विरोध में, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन किसी एक की फोटो दिखा के हम अल-फलाई सिंड्रोम को नकार नहीं सकते। ना 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 ना, ऐसी गलती कभी नहीं हम करते। अल-फलाई का जो बवाल चल रहा है उससे आंख नहीं मूंद सकते किसी एक की फोटो देख के। जिनकी फोटो है उन्हें फांसी चढ़ाओ, काला पानी भेजो। लेकिन ये जो अल-फलाई सिंड्रोम है, जो फलफला रहा है, बहुत गंदा खेल है सुनील जी। दूध में नींबू डाल दिया है, गांव गांव इसका असर है अल-फलाई के बवाल का। मरीज डॉक्टर का नाम देख रहा है,
कि इसकी दुकान में घुसूं कि नहीं घुसूं। छोटी बात है क्या? इससे पवित्र पेशा हम अपने प्राण सौंपते हैं आपके भरोसे पर, और आप तो जूते वाला बम बना रहे हो, शू बम्बर। और फिर कहते हो गंगा जमुना, भाईचारा, रुमाली रोटी, तंदूरी रोटी, ये नहीं चलेगा ना, सारा अलग रखो, ना भाईचारा, ना तंदूरी रोटी, ना गंगा जमुना, कुछ नहीं, सख्ती होनी चाहिए। और मैंने तो कहा, केंद्र सरकार में भी अपनी बात रखी और उत्तर प्रदेश सरकार से भी कहा कि जितने इस ढंग संस्थान है प्राइवेट जिनको सरकार मान्यता देती है, उनके अंदर एक सरकार का आदमी रहना चाहिए एज ए ऑब्जर्वर, चाहे इंटीग्रल यूनिवर्सिटी हो लखनऊ की और चाहे अल-फलाई हो यहां की, हरियाणा की। मजाक बना के रख दिया, पूरी दुनिया में चेहरा कलंकित हो रहा है। अभी तक हम सुनते थे तो कहते थे, लोग कहते थे, कवर फायर देने वाले लोग कहते थे सुनील जी, उनके पास कोई काम नहीं है, वो पंचर जोड़ते हैं, कुकर ठीक करते हैं, चूड़ी बेचते हैं, तो वो यही करेंगे। अच्छा जी, ये तो चूड़ी नहीं बेच रहे थे, ये तो पंचर नहीं जोड़ रहे थे, ठीक कह रहे थे प्रशांत, ये तो 2-2, 3-3 लाख रुपए तनख्वाह पाने वाले लोग थे, ये क्या कर रहे थे? मैं कमकल का आदमी हो सकता हूं, लेकिन मेरा एक डर और भी है। वो डर ये है कि जब मानसिक रूप से आप इस कदर आतंकी मिजाज के हैं, तो आप अपने मरीजों को भी उनकी धार्मिक पहचान देकर स्लो पॉइजन देने लगे हैं, तो कौन जानेगा क्या? आदमी तो यही मानेगा गांव में कि ठीक है भैया 10 दिन दस्त लगा और फिर नहीं रहे चाचा, क्या कोई सोच सकता है यार? डॉक्टर, हम उसको भगवान कहते हैं, ये काम किया, उसका भी स्पष्ट विरोध नहीं हो रहा। पहले दिन जब ये बवाल खुला, पहली प्रतिक्रिया अबू आजमी की क्या आई? निर्दोषों पर पुलिसिया कार्रवाई नहीं हो। आप चीफ जस्टिस हो, आपको पता लग गया निर्दोष कौन है, दोषी कौन है, ये तो बोल नहीं रहे हो, यहां तो गला में फंस गया नाम लेना। निर्दोष की चर्चा कर रहे हो, जो दोषी दिख रहे हैं उनका तो पहले बोलो, इनके साथ क्या करें? ये तर्क नहीं चलेगा। अल-फलाई मॉड्यूल जो है, जो डॉक्टर मॉड्यूल आया है, इसने देश का माथा शर्म से झुका दिया है। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की एक ये भी कर्तव्य है शासन का कि दुष्टों का दलन होना चाहिए, और दुष्ट दलन चॉकलेट खा और खिला के नहीं होता, दुष्ट का दलन वैसे ही होता है जिसे होना चाहिए। सामान्य लोगों से पूछिए जो कहीं इलाज करा रहे हैं, उनके चेहरे उड़े हुए हैं सुनील जी, वो करे इलाज तो हम भी कराए भैया, पता नहीं क्या कर दिया हो अंदर। क्या इस अल-फलाई ने ये दिन दिखा दिया, ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा आरप्योर मसाला। आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले, तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा आरप्योर मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आरप्योर
मसाला। एमडीएच का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरी डे।